Hello guys, welcome you all in this session. In this session, we will going to discuss about IFSC, MICR and SWIFT कोड. इस सेशन में हम जानेंगे कि IFSC कोड क्या होता है, MICR कोड क्या होता है, SWIFT कोड क्या होता है, IFSC का फुल फॉर्म क्या है, MICR का फुल फॉर्म क्या है, SWIFT का फुल फॉर्म क्या है, IFSC कोड कितने डिजिट का होता है, MICR कोड कितने डिजिट का होता है, SWIFT कोड कितने डिजिट का होता है. तो जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आईएफएससी से, एमआईसीआर से और स्विफ्ट कोड से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और पढ़ते हैं हम आईएफएससी कोड को. पहले तो आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. क्या है फुल फॉर्म? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. तो फुल फॉर्म से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आईएफएससी से काफी बार इसके फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं. या तो इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है, या आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एफ का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है, या सी का किसी भी वर्ड को आपको दे दिया जाएगा कि आपको मान लीजिए आईएफएससी में एफ के बारे में बताना है तो फाइनेंशियल, एस के बारे में बताना है तो सिस्टम. तो आपको पूरा जो फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए. जो भी एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, या एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म में से वर्ड निकाल के आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. देन ये आईएफएससी कोड होता क्या है? तो आईएफएससी कोड जो होता है ये बैंक का यूनिक एड्रेस होता है. जैसे हमारा अपना एड्रेस होता है, हमारे घर का एड्रेस होता है, तो हम जो अपने घर का एड्रेस लिख रहे होते हैं वो स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला नंबर, गली नंबर, हाउस नंबर इस तरीके से लिख रहे होते हैं. अब जैसे जो बैंक्स होती हैं, आप देखते हो कि सिटी में हर जगह बहुत सारी आपको ब्रांचेस मिलेंगी बैंक्स की. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की. अगर हम देखें, मान लीजिए एक पर्टिकुलर शहर है, उस शहर में 4 से 5 ब्रांचेस हैं, तो हर एक ब्रांच का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा. और वो जो एड्रेस होता है वो कोड फॉर्म में होता है. वो जो बैंक अपना एड्रेस लिख रहा होता है वो स्ट्रीट नंबर, दुकान नंबर इस तरीके से नहीं लिख रहा होता है. वो जो अपना एड्रेस लिख रहा होता है वो कोडिंग फॉर्म में लिख रहा होता है. जैसे हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं ना, कि मान लो पर्टिकुलर जो कोड है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो उनका जो एड्रेस होता है वो कोड फॉर्म में लिखा होता है. ठीक है. देन अगर हम देखें ये जो कोड होता है ये किस तरीके से बनाया जाता है, ये कितने डिजिट का होता है, ये भी हम पढ़ लेते हैं. आइए. तो लिखा भी है आईएफएससी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड. ये कैसा कोड होता है? अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा न्यूमेरिक समझ रहे हैं कि यानी कुछ वर्ड आपके अल्फा फॉर्म में होंगे और कुछ न्यूमेरिक होंगे. ठीक है. दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द एनईएफटी सिस्टम. पार्टिसिपेटिंग इन एनईएफटी. अब एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. तो जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब हम एक पेमेंट मोड को सिलेक्ट करते हैं. और एनईएफटी एक पेमेंट मोड है जिसके थ्रू आप एक बैंक से दूसरे बैंक इंडिया में फंड ट्रांसफर करते हो. तो एनईएफटी के बारे में या और भी जो पेमेंट मोड है उनके बारे में हम आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे. आप इतना समझ लो कि एनईएफटी के थ्रू हम एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफर कर रहे होते हैं इंडिया में. तो एनईएफटी वो सर्विस प्रोवाइड करता है आपको इंडिया में किसी भी बैंक में फंड ट्रांसफर करने की. तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपने किसी भाई को या किसी बहन को फंड ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या करोगे? पहले तो उसका नाम लिखोगे, फिर उसका अकाउंट नंबर लिखोगे, फिर कितने पैसे ट्रांसफर कर रहे हो वो लिखोगे, और फिर बाद में जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा, जिस बैंक में और उस पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे कि मैंने बताया कोई पर्टिकुलर सिटी है, उस पर्टिकुलर सिटी में 5 ब्रांचेस हैं एसबीआई की, तो जिस ब्रांच में आपके भाई या बहन का अकाउंट होगा उस ब्रांच का आप आईएफएससी कोड डालोगे. तो आईएफएससी यानी उस पर्टिकुलर ब्रांच का एड्रेस होता है. ठीक है. तो आईएफएससी कोड बैंक ब्रांच का एड्रेस होता है, हर एक बैंक ब्रांच का एड्रेस होता है. तो भारत में जितनी भी बैंक्स हैं, हर एक बैंक का अपना आईएफएससी कोड होता है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे गैर सरकारी, कोई भी बैंक हो. ठीक है. और ये जो कोड होता है ये 11 डिजिट का होता है. हर एक बैंक का, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे सरकारी बैंक हो, हर एक बैंक का जो आईएफएससी कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का होता है. तो हमारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है. तो आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है. ओके. देन अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये 11 डिजिट में जो पहले 4 लेटर होते हैं वो क्या होते हैं. तो
जो पहले 4 कैरेक्टर होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हर एक जितनी भी आप आईएफएससी कोड देखोगे, हर एक आईएफएससी कोड का जो बैंक का एड्रेस होता है, उसमें जो बैंक का आईएफएससी कोड होता है, जो पहले जो 4 लेटर होते हैं वो बैंक का नाम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो मेरा जो आईएफएससी कोड है उसमें इस तरीके से लिखा है SBIN। तो ये SBIN क्या है? SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो उन्होंने कोड बनाया है वो क्या बनाया है? SBIN। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो मेरा अकाउंट पीएनबी में भी है। कहां पर है? पीएनबी में। तो वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ PUNB। मेरा अकाउंट आपको मैं बता देता हूं, वैसे मैं बताता नहीं लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बता दे रहा हूं। मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में भी है, तो ICIC। अब वहां पे आईसीआईसीआई पूरा पांच लेटर हो रहा है, लेकिन वहां पे 4 लेटर यूज किएगा। तो अगर आप देखोगे तो किसी भी बैंक का, आप अपने गार्जियन का या अपना खुद का बैंक अकाउंट देखना, वहां पे पहले जो 4 लेटर होते हैं वो अल्फा होते हैं, और वो जो अल्फा होते हैं वो बैंक के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। देन जो लार्ज 6 कैरेक्टर होता है, जो लार्ज 6 कैरेक्टर होता है वो आपका क्या होता है? जो लार्ज 6 कैरेक्टर होता है वो उसका ब्रांच का लोकेशन कोड होता है। ठीक है, ब्रांच का लोकेशन कोड। जैसे कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर सिटी है, उस सिटी में एसबीआई की 5 ब्रांचेस हैं। ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर मान लीजिए जो उसकी मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में पैसे भेजने हैं, या मान लीजिए मेन ब्रांच पे नहीं भेजने हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मार्केट है, वहां पे एक मार्केट हमने ले ली कृष्णा नगर मार्केट। तो उस कृष्णा नगर मार्केट में एसबीआई की ब्रांच है, तो उस कृष्णा नगर मार्केट वाली ब्रांच का हम क्या डालेंगे? लोकेशन कोड डालेंगे। ठीक है। तो वो आपको जिसे भी आप पैसे भेज रहे हो, मान लो फॉर आप अपने भाई को पैसे भेज रहे हो, तो आप उससे पूछोगे कि तुम्हारा आईएफएससी कोड क्या है, यानी तुमने किस ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवा रखा है। ठीक है। तो जो लार्ज के 6 कैरेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल लार्ज के 6 कैरेक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो लार्ज के 6 कैरेक्टर होते हैं ये पर्टिकुलर उस ब्रांच का लोकेशन कोड होता है। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हर एक बैंक का अपना लोकेशन कोड होता है और वो लोकेशन कोड डिफर करता है। फिर देन जो 5वां कैरेक्टर होता है, जो 5वां कैरेक्टर होता है वो आपका क्या होता है? वो 0 होता है। 5वां कैरेक्टर क्या होता है? 0 होता है। आप किसी भी बैंक में देखोगे, हर एक बैंक में आपको जो 5वां कैरेक्टर दिखेगा आईएफएससी कोड का, वो 0 दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो बैंकिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आरबीआई ने जो 0 कोड रखा हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री का रखा हुआ है। तो भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हो, चाहे फॉरेन बैंक्स हो, हर एक बैंक का जो आपको आईएफएससी कोड दिखेगा उसमें आपको 5वां कैरेक्टर हमेशा 0 दिखेगा। 5वां कैरेक्टर हमेशा 0 दिखेगा। तो पहले जो 4 लेटर होंगे वो हमेशा अल्फा होंगे, और वो जो अल्फा होंगे वो बैंक का नाम होंगे। 5वां लेटर हमेशा ही 0 होगा, और जो लास्ट के 6 कैरेक्टर हैं वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है। वो अगर बात करें जो लास्ट 6 कैरेक्टर होते हैं वो अल्फा भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक में जहां मेरा अकाउंट है, वहां पे जो लास्ट के 6 कैरेक्टर हैं वो इस तरीके से हैं JHS147। ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है कोड, या तो पूरे के पूरे आपको न्यूमेरिक मिल जाएंगे, या आपको इस तरीके से अल्फा और न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा भी है ना, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, कुछ वर्ड अल्फा होते हैं, कुछ वर्ड न्यूमेरिक होते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आईएफएससी कोड क्या होता है। आईएफएससी कोड बैंक का यूनिक एड्रेस होता है। जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफर कर रहे होते हैं तब जनरली हम आईएफएससी कोड का यूज करते हैं। ओके, तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हम एमआईसीआर कोड के बारे में। एमआईसीआर कोड, एमआईसीआर का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, ये अगर हम देखें, मैग्नेटिक इंक एक स्पेशल इंक होती है। जनरली इस इंक से कोड लिखा जाता है, और ये जो कोड होता है ये न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। ये जो कोड होता है न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, और ये चेक बुक्स में होता है। देखो चेक बनी हुई है, चेक बुक में होता है। अब ये कोड कहां पे लिखा होता है चेक बुक में? तो ये देखो यहां पर आप देखना, यहाँ पे जब चेक, कभी भी अपनी चेक देखोगे, यहाँ पर ये नंबर लिखे होते हैं बहुत सारे नीचे। तो जो पहले 6 नंबर लिखे होते हैं वो चेक का नंबर होते हैं। ठीक है, जो पहले 6 नंबर आप देखोगे वो चेक नंबर होते हैं। फिर उसके बाद जो नंबर लिखे होते हैं, ये जो नंबर लिखे होते हैं 9 डिजिट के होते हैं, ये 9 डिजिट के होते हैं, और ये जो चेक के नंबर होते हैं ये 6 डिजिट के होते हैं। ठीक है। तो जो 9 डिजिट के ये नंबर लिखे होते हैं ये आपके एमआईसीआर कोड होते हैं। और एमआईसीआर कोड क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? एमआईसीआर कोड बैंक का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बैंक का एड्रेस।
देखो आईएफएससी कोड जनरली हम यूज करते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। अगर देखो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी का यूज करते हो, आरटीजीएस का करते हो, आईएमपीएस का करते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फंड ट्रांसफर कर रहे होते हो। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये प्लेटफॉर्म है, ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहां जिसके थ्रू आप एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफर कर रहे होते हो डिजिटली। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बारे में, कि अगर आपको डिजिटली जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफर कर रहे होते हो तो आप इनका यूज करते हो, ठीक है। देन अगर आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, चेक के थ्रू भी हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो चेक के थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं तो आप देखो, मान लो ये एबीसी बैंक है, ये पे कर रहा है मिस्टर प्रशांत को, मिस्टर प्रशांत को ये पे कर रहा है, ये मिस्टर प्रशांत लो फॉर एग्जांपल, ये जिसने मुझे ये चेक दिया है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें मिस्टर एक्स ले लेते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मुझे पेमेंट किया है, उनका अकाउंट एबीसी बैंक में है और उन्होंने मुझे पेमेंट किया है कितना, 5 लाख का, ठीक है। ये पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब ये चेक उन्होंने मुझे दिया, लेकिन मेरा जो अकाउंट है कहां पर है, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा अकाउंट कहां पर है, एसबीआई में है, ठीक है। पीएनबी में भी है, लेकिन मान लो हमने एसबीआई ले लिया, तो एसबीआई में मेरा अकाउंट है। अब मैंने ये चेक रिसीव करी और अपने एसबीआई बैंक में जाके लगा दी। ड्रॉप बॉक्स होता है, कभी आप ब्रांच में जाना, वहां पे ड्रॉप बॉक्स होता है, वहां पे डाल दी। अब आपने सुना होगा कि चेक क्या होता है, क्लियरिंग के लिए जाता है। कहां पे जाता है, क्लियरिंग के लिए। चेक क्लियरिंग होता है, कभी चेक एक दिन में क्लियर हो जाता है, कभी छह घंटे में हो जाता है, कभी 4 घंटे में हो जाता है। तो चेक क्लियरिंग जो होती है, अब पहले क्या होता था कि चेक क्लियरिंग के लिए किसी एक पर्सन को पर्टिकुलर वहां पर क्लियरिंग हाउस जाना होता था, और वहां पर क्लियरिंग हाउस में वो एक स्कैनिंग वाली मशीन होती थी जिसके थ्रू चेक को स्कैन करते थे और पता करते थे कि चेक कहां से आया है। ये जो एमआईसीआर कोड है ना, ये एमआईसीआर कोड जनरली बताता है कि ये चेक इस लोकेशन से आया हुआ है, ठीक है। तो चेक चेक की जो ऑथेंटिसिटी है वो एमआईसीआर कोड के थ्रू चेक की जाती है। तो वहां पर वो क्लियरिंग हाउस में वो स्कैनर मशीन होती है जिसके थ्रू चेक को स्कैन किया जाता है, पता किया जाता है ये चेक कौन सी बैंक से आया है, कौन सी सिटी से आया है और कौन सी ब्रांच से आया है। वहां पर वो फिर उस सिटी की उस ब्रांच से कांटेक्ट करते हैं और वहां पर फिर वो क्लियर करते हैं, और फिर जब वो क्लियर हो जाता है तब वो आपको फंड ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, क्लियरिंग हाउस जाना होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि बहुत एडवांस होती जा रही है बैंकिंग, तो आपको बहुत सारी ब्रांचेस में वो क्लियरिंग, वो स्कैनिंग मशीन मिल जाती है, तो वो लोग खुद ही स्कैन कर देते हैं, वो कंफर्मेशन ले लेते हैं। जब वो क्लियरिंग हो जाती है तो आपका पैसा जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि 1 घंटे में हो जाता है, आधे घंटे में भी हो जाता है, अगर वही बहुत अच्छी ब्रांच है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर हुक्का हो ही जाता है अगर वो क्लियरिंग हाउस जा रही है। या मान लो कोई गांव की ब्रांच है, वहां पर आप न चेक लगा रहे हो और वहां पे क्लियरिंग हाउस दूर है, तो वहां पे टाइम लग जाता है। लेकिन जो एडवांस लेवल के जो जहां पर जो फैसिलिटीज हैं वहां पर वो सारी वो स्कैनिंग मशीन अवेलेबल होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जनरली जो क्लियरिंग होता है चेक का, उसमें एमआईसीआर कोड का यूज होता है। एमआईसीआर कोड के थ्रू पता चल जाता है ये चेक कहां से आया है। मैंने बताया चेक की जो ऑथेंटिसिटी है वो एमआईसीआर के थ्रू ही पता चलती है। तो एमआईसीआर जो होता है कितना डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है। ये न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। MICR code printed on check using MICR magnetic ink character recognition technology. This enable identification of the check, and which in turn means faster processing. And MICR code is a 9 digit code. कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है। That uniquely identify bank branch participating in electronic clearing system. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में जनरली इसका यूज किया जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि चेक क्लियरिंग में हम उस स्कैनिंग मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आपका जो चेक है उसको वेरीफाई किया जाता है। ओके, तो आई होप क्लियर है। 9 डिजिट का होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। अब जैसे कि मैंने आईएफएससी कोड को तोड़ा था, डिकोड किया था कि पहले 4 लेटर क्या है, अल्फा है, फिर 5वां कैरेक्टर 0 है और लास्ट 6 कैरेक्टर क्या है, बैंक ब्रांच लोकेशन कोड होते हैं। अब इसे भी हम डिकोड करते हैं इन 9 डिजिट को। तो आइए, इट कंप्राइजेज 3 पार्ट। द फर्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट द सिटी कोड। पहले जो 3 डिजिट होते हैं वो सिटी कोड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर अलाइंड विद द पिन कोड वी आर यूज पोस्टल एड्रेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये पिन कोड की तरीके ही होते हैं। मतलब जो पहला जो 3 लेटर होगा उस 9 डिजिट में वो सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है।
फिर जो नेक्स्ट 3 डिजिट होते हैं, नेक्स्ट 3 डिजिट क्या होते हैं, बैंक का कोड होते हैं। तो अगला जो तीसरा होगा वो बैंक डिजिट कोड होगा, ठीक है। और जो लास्ट 3 होते हैं वो उसकी ब्रांच की कोड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी ब्रांच की कोड को। फॉर एग्जाम्पल वो जो एबीसी बैंक है वो आपकी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसका जो फिर जो उसकी सिटी का कोड है वो लिखा होगा पहले, फिर बैंक एबीसी बैंक का कोड लिखा होगा 3 डिजिट, और वो एबीसी बैंक न्यू दिल्ली में कहाँ है उसका कोड लिखा होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। द एमआईसीआर कोड इज लोकेटेड ऑन द बॉटम ऑफ अ चेक, लीव नेक्स्ट टू द चेक नंबर। तो जो क्वेश्चन बनते हैं एमआईसीआर से यही बनते हैं। फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपको मार्क करना है, रीडर मार्क नहीं करना है, रिकॉग्निशन मार्क करना है। रीडर भी होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी कई बार हम पढ़ते हैं, लेकिन बैंकिंग में हम इसे रिकॉग्निशन पढ़ते हैं क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन 9 डिजिट का होता है, न्यूमेरिक होता है, पहले 3 डिजिट सिटी कोड, फिर 3 बैंक कोड और फिर 3 ब्रांच कोड होते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। तो स्विफ्ट कोड क्या होता है? स्विफ्ट कोड होता है, पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में स्विफ्ट से फुल फॉर्म कई बार पूछा गया। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्या फुल फॉर्म है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब ये जो स्विफ्ट कोड होता है ये इंटरनेशनल कोड होता है, इंटरनेशनल कोड। अब अगर हम देखें, अगर आप इंडिया में पैसे किसी को ट्रांसफर करते हो तो आप आईएफएससी कोड का यूज करते हो। चेक के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पे एमआईसीआर कोड होता है। बट अगर आपको इंडिया से अमेरिका फंड ट्रांसफर करना है, इंडिया से पाकिस्तान फंड ट्रांसफर करना है, इंडिया से आपको म्यांमार फंड ट्रांसफर करना है, इंडिया से लंदन फंड ट्रांसफर करना है, इंडिया से आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने हैं, या ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी पैसे रिसीव करने हैं, मान लीजिए आपके भैया अमेरिका में रहते हैं और आपको पैसे भेज रहे हैं, तो वो भी जिस कोड का यूज करेंगे वो स्विफ्ट कोड को यूज करेंगे। तो हर एक बैंक का क्या होता है, एक इंटरनेशनल कोड होता है। हर एक बैंक का एक इंटरनेशनल कोड होता है और दैट इज नोन एज स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका में मान लीजिए आपके जो भैया हैं उनका जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ अमेरिका में है और आपका अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है। तो अब वो आपको पैसे भेज रहे हैं, आपको क्या भेज रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या कर रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फंड ट्रांसफर कर रहे हैं आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फंड ट्रांसफर करेंगे बैंक ऑफ अमेरिका जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आपका नाम लिखेंगे, आपका जो अकाउंट नंबर है वो लिखेंगे, आपका आपका जो अमाउंट है वो लिखेंगे, और फिर बाद में वहां पे वो एड्रेस, ठीक है ना, आपको जो आपका जो बैंक का एड्रेस है वो लिखेंगे। अब जो बैंक का एड्रेस होता है वो उसका बैंक का इंटरनेशनल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है ना, उसका जो इंटरनेशनल कोड होता है वो इंटरनेशनल कोड लिखेंगे। तो ये जो अगर बात करें स्विफ्ट कोड होता है, इसे हम बीआईसी कोड के नाम से भी जानते हैं, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, ठीक है। क्या किस नाम से जानते हैं, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, ठीक है। अब ये कोड देखना कुछ इस तरीके से डिकोड किया जाता है, इससे भी हम डिकोड कर लेते हैं। ये जो है बीआईसी कोड होता है ये 11 डिजिट का होता है। बीआईसी कोड 11 डिजिट का होता है। पहले देखो 4 है ना, पहले जो 4 लेटर हैं ये बैंक के कोड होते हैं, पहले जो 4 लेटर होते हैं वो बैंक के कोड होते हैं। फिर जो 2 कोड होते हैं वो कंट्री के होते हैं, फिर उसकी लोकेशन के कोड होते हैं, और फिर उसकी ब्रांच के कोड होते हैं। मान लीजिए हम एक एसबीआई का कोड बनाते हैं, SBIN। अब यहाँ पे हमने IN ले लिया, ठीक है। ये देखो ये 4 लेटर जो हो गए अल्फा हो गए, और ये बैंक का कोड हो गया। अब ये IN क्या है, ये कंट्री कोड हो गया, ठीक है। लोकेशन कोड हमने ले लिया 22, ठीक है। मान लीजिए एसबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, तो ये उसकी मेन ब्रांच का कोड हो गया। अब पर्टिकुलर अगर हम देखें, मान लीजिए मेरा जो भाई है जो मुझे अमेरिका से पैसे भेज रहा है और मेरा जो अकाउंट है वो न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली में जो जिस ब्रांच में पैसे भेज रहा है उसका कोड है 123, उसका कोड है 123। तो ये अगर बात करें एक तरीके से लोकेशन कोड हो गया उस बैंक का जिस बैंक में पैसे आ रहे हैं, इंटरनेशनल की कोड हो गया, ठीक है। जो उसकी मेन ब्रांच है, जो उसकी हेडक्वार्टर है। और उस फिर अगर देखें उसकी जो ब्रांच है, जो उस बैंक की ब्रांच है, वो उसकी ब्रांच का लोकेशन कोड 3 डिजिट का होता है। आई होप क्लियर होगा। तो अगर कोई सीधे डायरेक्टली
मेन ब्रांच में पैसे भेज रहा है, जो उसकी हेडक्वार्टर वाली ब्रांच है वहां पे कोई पैसे भेज रहा है इंटरनेशनल, मान लो कोई इंटरनेशनल कोई फंड ट्रांसफर कर रही है कंपनी, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका से कोई एसबीआई में फंड ट्रांसफर हो रहा है, सीधे बैंक ऑफ अमेरिका और एसबीआई के बीच में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई भी भैया या बहन नहीं भेज रहा पैसा और बैंक ऑफ अमेरिका डायरेक्टली एसबीआई में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा है, एसबीआई ने रिक्वायरमेंट रखी है या एसबीआई को उसे कुछ पेमेंट करना है, तो वो डायरेक्टली ये कोड डालेगा, ठीक है ना। जब वो डायरेक्टली एसबीआई की मेन ब्रांच में पैसे ट्रांसफर करेगा तब वो 8 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी ब्रांच में करेगा तब वो 11 डिजिट का हो गया। तो जो ये 8 डिजिट का कोड हो गया, ये उसकी जो मेन ब्रांच है उसे भी प्रेजेंट कर रहा है, और जो जो डिजिट ऐड हो रहे हैं वो ब्रांच के लोकेशन कोड होते हैं, ठीक है, वो ब्रांच के लोकेशन कोड होगा। तो आई होप क्लियर है कि इस तरीके से होता है आपका स्विफ्ट कोड, 11 डिजिट का होता है, और इसे हम बिजनेस आइडेंटिफायर कोड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। Business identifier code is also known as Swift code or Swift address. Clear? Swift address term can be accepted as a more informal definition that is used by exporter and importer. Generally obvious सी बात है कि exporter importer ऐसे यूज करते हैं, वो international payment कर रहे होते हैं, ठीक है। Business identifier code is a formal definition preferred by the banking professional. Clear? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीआईसी, एक होता है 8 कैरेक्टर का और एक होता है 11 कैरेक्टर का। तो मैंने बता दिया 8 कैरेक्टर का कब होता है, जब वो मेन ब्रांच में जा रहा है, ठीक है पैसा, यानी जो उसकी हेडक्वार्टर वाली ब्रांच है, इंटरनेशनल जो पैसा आ रहा है वो हेडक्वार्टर में ही आ रहा है। तो और हेडक्वार्टर अगर मान लीजिए हेडक्वार्टर वाली ब्रांच में पैसे ना भेज के किसी इंडिया में पर्टिकुलर जितनी भी उसकी ब्रांचेस है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में उसे भेजना है। फॉर एग्जांपल एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, और कोई पैसे भेज रहा है इंटरनेशनल, वो न्यू दिल्ली में भेज रहा है, ठीक है। तो अगर देखें तो वहां पर अगर हम देखें तो पहले पैसा अगर वो सीधे हेडक्वार्टर में भेजेगा तो मुंबई आएगा, और अगर उसे अपने किसी पर्सन को न्यू दिल्ली में पैसा भेजना है तो वहां पर वो 3 डिजिट और लिखेगा, ठीक है ना। तो उसकी जो ब्रांच का लोकेशन कोड होता है, ब्रांच का लोकेशन जो कोड होता है वो उसमें हम 3 डिजिट और ऐड करते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। A BIC aid identify a financial institution in a country or a location. A BIC identify the institution branch. Clear? I hope ये clear होगा। देन अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये स्विफ्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, आइए ये भी समझ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन provides a network that enable financial institution worldwide to send and receive information about financial transaction in a secure, standardized and reliable environment. SWIFT also sells software and services to financial institution, much of it for use of the SWIFT network. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन हो रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं वो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू किए जाते हैं। यानी स्विफ्ट जो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन हो रहे हैं वो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। और हर एक बैंक का या हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक बीआईसी कोड होता है जो वो फंड ट्रांसफर कर रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पे। बिजनेस आइडेंटिफायर कोड बीआईसी प्रीवियसली बैंक आइडेंटिफायर कोड, पहले इसका नाम बैंक आइडेंटिफायर कोड था, फिर इसका नाम बिजनेस आइडेंटिफायर कोड रख दिया, आर पॉपुलरली नोन एज स्विफ्ट कोड, इसी को हम स्विफ्ट कोड बोलते हैं। एज ऑफ 2015 स्विफ्ट इंक्ड मोर देन 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये 2015 का कुछ डेटा है जहां पर वो बता रहे हैं कि 11,000 तब तक 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने जोड़ लिया था। 200 से ज्यादा कंट्री इसे अगर बात करें यूज करती हैं। 32 मिलियन मैसेज पर डे ट्रांसफर किए जाते हैं। स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल मैसेज ना हाईली सिक्योर वे बट डज नॉट होल्ड अकाउंट फॉर इट्स मेंबर्स। तो हाईली सिक्योर वे में ये क्या करता है, पैसे ट्रांसफर कर रहा होता है। स्विफ्ट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्विफ्ट जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ठीक है ना। यानी कुछ लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कुछ लोगों के द्वारा मिलके एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना, ठीक है। is a cooperative society under a Belgium law owned by its member financial institution with offices around the world. Swift headquarter are in La Hull, Belgium. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ला हुल बेल्जियम में। कहां पर है, ला हुल बेल्जियम। बेल्जियम कहां पर है, ब्रुसेल में है। तो ब्रुसेल की जो कैपिटल है वो बेल्जियम ही है, ठीक है।
द चेयरमैन ऑफ स्विफ्ट, जो इसके चेयरमैन है स्विफ्ट के, उनका नाम है यवर शाह, जो पाकिस्तान से हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो 2019 से जो हैं वो जेवियर पेरेज टेसो हैं। क्या नाम है? जेवियर पेरेज टेसो, जो स्पेन से हैं। और स्विफ्ट की जो स्थापना हुई थी ब्रुसेल में हुई थी 1973 में। 1973 में स्विफ्ट वॉज एस्टेब्लिश। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं स्विफ्ट से। तो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गया होगा स्विफ्ट कोड क्या है, एमआईसीआर कोड क्या है और आईएफएससी कोड क्या है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, जहां पर हम आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।